अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बताएं कि आप जुड़े हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान शराफत मंजूर सरहदी कस्बा कुपवारा से। आज हमारे साथ है डिप्टी कमिश्नर कुपवारा, जो हमें बताएंगे कि लास्ट टाइम से जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर चल रहे हैं, हमारे पास कितनी कैपेसिटी है, कितने बेड सभी मौजूद है। और ये भी बताया गया कि कल से जो सर्विस शुरू हुई है फ़्लाइट की, तो उसमें भी शायद कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं और कितने आने अभी बाकी होंगे, क्या इसकी तादाद बढ़ रही है, और जो हमारे आइसोलेशन वार्ड है वहाँ पर किस तरह की फैसिलिटीज़ है, और जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर तबका इसमें लॉकडाउन में फंसा हुआ है, जिनके लिए शायद कहीं ना कहीं राशन भी नहीं होगा, उनको किस तरह से राशन पहुंचाया गया और इसके लिए क्या इकदाम एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उठाए गए हैं। जी, आपका वेलकम है सर कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट में। मैं शराफत मंजूर से। देखिए, हमारे पास टोटल 32 डिफरेंट सेंटर्स हैं क्वारंटाइन के लिए लोगों के, और तकरीबन 2200 की बेड कैपेसिटी है जो आज की डेट में अवेलेबल है। और पिछले एक महीने से, जब से हमारा जो प्रोटोकॉल है 29 अप्रैल से जो लागू हुआ है, जिसके अंदर जो भी बाहर से आने वाले लोग हैं ज़िले के, उन सभी को पहले क्वारंटाइन और टेस्ट किया जा रहा है, और सिर्फ नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही उनको घर के लिए रवाना किया जाता है। कुल मिलाकर के आज तक 5,500 ऐसे लोग आए हैं जिनको हमने यहाँ पर क्वारंटाइन किया है और टेस्ट किया है, और उनमें से 950 लोग इस वक्त हमारे साथ क्वारंटाइन सेंटर्स में मौजूद हैं। बाकी सबको टेस्ट के बाद या तो जो पॉजिटिव थे उनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जो कॉन्टैक्ट्स थे उनको अलग से आइसोलेट किया गया है, और जो नेगेटिव्स थे उनको घर भेजा जा चुका है। इन 950 के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे जम्मू या उधमपुर रेल सफ़र के करके आए हैं और उनकी सैम्पलिंग वहीं पर स्टेशन पर हुई है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुपवाड़ा, जो बाय रोड आए हैं, उनकी कुपवाड़ा में टेस्टिंग हुई है। इन सब के टेस्ट रिजल्ट्स अगले 2 या 3 दिन में आने की उम्मीद है, और उसके बाद इनको भी घर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। जो फ़्लाइट सर्विस कल से स्टार्ट हुई है, जैसा आपने जिक्र किया, उसके अंदर भी प्रोटोकॉल बिल्कुल वही है जो पहले था, कि सभी के सभी रिटर्नीस को पहले क्वारंटाइन किया जाएगा, सैंपल उठाया जाएगा, और टेस्ट रिपोर्ट के बाद ही उनको घर रवाना किया जाएगा। कल ऐसे हमारे 5 लोग आए हैं फ़्लाइट के ज़रिए, जिनको क्वारंटीन किया गया और उनका सैंपल कलेक्ट किया गया था। और साथ ही साथ आज से भी जो एडिशनल फ़्लाइट्स जारी होंगी, उनके अंदर भी सेम ही प्रोटोकॉल हमारा फॉलोड रहेगा। हमारे जो पुलिस एस्कॉर्ट्स हैं और हमारे नोडल ऑफिसर्स श्रीनगर में डिप्लॉयड हैं, तो जैसे ही कोई ऐसे इनकमिंग लोग आते हैं तो उनकी जो कोऑर्डिनेशन है और लॉजिस्टिक्स को हम मैनेज करते हैं, और इसी एक रूटीन पैटर्न पे हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स और जो हमारी सैम्पलिंग कैपेसिटी है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो जो हमारा गरीब तबका है, मज़दूर तबका है, आपको पता होगा कि लॉकडाउन से उनको काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी जो टर्माइल रहा उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ। वो कहीं जा नहीं पाए, उनके पास सिर्फ यही 300 रुपये होते हैं जो वो दिन में काम करते हैं। तो उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या इकदाम उठाए, क्या उसके लिए कोई पैसा आया है इन गरीब लोगों के लिए, या AAY के ज़ुमरे में आते हैं, उनके लिए क्या इकदाम है? देखिए, 2 तरह के रिलीफ पैकेजेस गवर्नमेंट की तरफ के लिए गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंस हुए थे। सबसे पहला था उन माइग्रेंट लेबरर्स के लिए जो दूसरे स्टेट्स के यहाँ फंसे हुए थे, जिनके लिए एडिशनल राशन हमने प्रोवाइड किया, एसेंशियल कमोडिटीज़ किट्स उनको प्रोवाइड की गई 2 या 3 बैचेज़ में। तकरीबन 1700 ऐसे लोगों को मदद पहुँचाई गई। उसके अलावा एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी हमारे लोगों के लिए, राशन कार्ड होल्डर्स के लिए, जिसके अंदर PHH और AAY हाउस होल्ड्स को 5 किलो फ्री राशन दिया गया 2 महीनों के लिए। साथ ही साथ उसके अंदर दाल भी चावल के साथ साथ इस बार दी गई है। इसी के साथ साथ जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनके लिए एक एडिशनल जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, उसके अंदर एक दोबारा से फहरिस्त हम बना रहे हैं। जो भी ऐसे माइग्रेंट लेबरर्स हैं जिनको, जो यहीं रुकना प्रेफर जिन्होंने किया है, जिन्होंने घर जाना शायद मंजूर अभी नहीं किया है, वो यहीं रुक कर काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी हमने एक एडिशनल रिक्वेजिशन भेजी है। तो उन लोगों के लिए भी गवर्नमेंट के कुछ ऐसी ही राशन स्कीम अवेलेबल रहेगी, ताकि आने वाले वक्त में चाहे वो काम की थोड़ी शॉर्टफॉल रहे या उस तरह के रिसोर्सेज उनके पास ना रहें, तो उनकी उस तरह से मदद हो सके। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो राशन कार्ड्स की कैटेगरी में भी शायद नहीं फॉल करते हैं, या फिर कैटेगराइजेशन सही नहीं हो पाया है किसी वजूहत से। तो उन सभी लोगों के लिए हमारी जो रेड क्रॉस सोसाइटी और हमारे NGOs और वॉलंटियर्स की टीम है, उनकी तरफ से तकरीबन 1550 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको हमने एडिशनल राशन भी प्रोवाइड किया है। तो ये जो राशन का और मदद का सिलसिला है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और जैसे जैसे वक्त ब वक्त किसी भी तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, फीडबैक आते हैं, हमारे तहसीलदार हमें इस तरह की रिपोर्ट देते हैं, तो उनकी हम मदद करने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो देखा जाए फॉर फलंग एरिया में ये सेम पैकेज रहेगी, लेकिन वहाँ पे लोगों के कॉल्स भी आते हैं दूर दराज इलाकों से कि यहाँ पे राशन उस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। ये पूरा मामला समझ में नहीं आता। देखिए, राशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न पे है। जैसे फार फ्लंग एरियाज़ की मैं सबसे पहले बात करूं, हमारे करना, केरन और मच्छिल सबसे ज़्यादा फार फ्लंग एरियाज़ हैं। उनके लिए जो राशन वहाँ पर डंप है, वो विंटर डंपिंग के तहत जून तक का डंप हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पर राशन का ना पहुँचना, और चाहे वो मौसम की बात हो चाहे हालातों की बात हो, वो उन एरियाज़ को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि जून 2020 तक का राशन उनके पास पहले से ही डंप्ड है।
और इस साल अच्छी बात ये रही कि हमारे जो बॉर्डर रोड्स हैं वो तकरीबन फरवरी से ही ओपन रही हैं कंटिन्यूसली, और इनफैक्ट पिछले 3 मई से कंटिन्यूसली ओपन हैं। तो जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो टाइम टू टाइम वहाँ पर पहुँचती रही हैं। एसडीएम टंगधार ने बड़ी कंटिन्यूसली मॉनिटर किया है, और फार फ्लंग एरियाज़, चाहे वो सीमारी की बात हो, बिल्कुल बॉर्डर तक उन्होंने दौरा किया है और कंटिन्यूसली लोगों की मुश्किलात का जायज़ा लिया, क्योंकि इन हालात को देखते हुए फील्ड टूर्स ज़्यादा अहमियत रखते हैं, जिसमें हमें फीडबैक मिलता है। उस तरह के फीडबैक के ज़रिए हम टंगधार के हर एरिया को, लास्ट विलेज को भी कैटर कर पाए। सिमिलरली जो हमारे बीडीसी चेयरपर्सन्स हैं, चाहे वो केरन के हों चाहे मच्छिल के हों, उनके साथ मेरा कॉन्टीन्यूस इंटरेक्शन रहा है, टेलीफोनिकली भी और पर्सनली भी, और उनके ज़रिए हमें बहुत सारे फीडबैक्स कंटिन्यूसली आते रहे हैं कि किस तरह की इंप्रूवमेंट्स की, किस तरह की सर्विसेज की उन इलाकों में ज़रूरत है। तो उनका हमारे पास कंटिन्यूस फीडबैक होने की वजह से भी हम उनकी इस तरह से मदद कर पाए हैं कि कमोडिटीज़ की किसी भी तरह पे कोई कमी ना हो। सर, देखा गया कि सबसे पहले सरहदी कस्बा कुपवारा की बात करें तो एक केस आया था, ये आपको याद होगा। तो उसके बाद से लगातार केसेस आने शुरू हो गई। आपको क्या लग रहा है चूक कहाँ पे हुई है? जो लड़का हुआ था उसमें एफआईआर भी शायद हुआ है कहीं ना कहीं। तो ये चूक कहाँ से हुई थी? क्योंकि अगर देखा जाए रेड जोन को एग्जिट पॉइंट एंटर पॉइंट बंद किए जाते तो ऐसा नहीं होता। तो आपको लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है? देखिए, जो पॉजिटिव केसेस सबसे पहला का आपने जिक्र किया, तो 4 अप्रैल को हमारे पहले पॉजिटिव केसेस आए थे, जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर हंदवाड़ा से लोग आए थे, जो बाहर की जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। उसके बाद हमारे पास जो दिल्ली से हॉटस्पॉट एक इमर्ज हुआ, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में बहुत सारे केसेस फैले, तो हमारे ज़िले के भी तकरीबन 16 केसेस उसी हॉटस्पॉट से इमर्ज हुए थे। पर चूंकि वो हॉटस्पॉट इमर्ज होने के बाद, वो घर आने के बाद अपने इलाकों में जा चुके थे, तो इसलिए उन एरियाज़ को रेड जोन्स डिक्लेयर करना पड़ा। इनको मिलाकर के कुल 7 रेड जोन्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिक्लेयर हुए, और उन 7 जोन्स को कंटेन किया गया है। इफेक्टिव कंटेनमेंट जो पिछले 2 महीने से हुई है, उसके सबसे बड़ा सबूत यही है कि उसके बाद से उन 7 रेड जोन्स के बाहर किसी तरह का कोरोना स्प्रेड नहीं हुआ है, जबकि उन 7 के बाहर के भी बहुत से केसेस को हमने टेस्ट किया है, जैसे कि गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है। जो भी जरा ने बताया दिल्ली से एक लड़का आया, वो मुनिगा में घुस गया, वे भी कहीं ना कहीं चूक हुई है एडमिनिस्ट्रेशन से। आपको नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए था? क्योंकि उस टाइम में हमें पूरा टाइम मिला था लॉकडाउन का, 1 महीना हुआ था लॉकडाउन का, तो उसमें से आपको शायद पूरी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी लड़का एंटर हुआ। ये कैसे हो गया सर? ये इसलिए होता है क्योंकि लॉकडाउन के साथ साथ लोगों को फैसिलिटेट करना भी सरकार का काम है। आपने मनीगा के एक दिल्ली के ट्रैवलर की जिक्र किया, बड़ी अच्छी बात है। वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो मैं सबके नोटिस में लाना चाहूँगा कि वो जो कंसर्न्ड पर्सन था, उसने लखनपुर में हमारे जो नोडल ऑफिसर हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी पीएचई, उनको ये पर्सनल रिक्वेस्ट की कि उनकी ग्रैंड मदर बड़ी सीरियस है, वो उनको देखने जाना चाहते हैं। और इवेंचुअली जब वहाँ पे उन्होंने पास शायद उनको अलाउ नहीं किया गया, तो उसके पास के ऊपर उन्होंने डेथ का हवाला दिया, और उस पास के ऊपर डेथ लिखा गया ग्रैंड मदर का, इसलिए उनको वहाँ से पास मिला और वो उनको घर आने की इजाज़त थी। तो वो ड्यू परमिशन से यहाँ पर पहुँचे थे। तो रात के 1 बजे आने की ज़रूरत नहीं थी, रात के 1 बजे पहुँचा है वो। यहाँ से बताया गया, यहाँ से भी नहीं आ गया। यही बात है कि अगर हमारे जो लोग हैं वो सिस्टम के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे और उसको चकमा देने की कोशिश करेंगे, तो वो भी हमारी सोसाइटी के लिए लॉस है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम फैसिलिटेट करना है और कोविड को कंट्रोल करना भी है। और अगर किसी को ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम होती है तो ऑफिशियल्स उनको मना नहीं करते हैं, बट हमने साथ ही साथ उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जो हम सबके लिए करते हैं। जैसे ही वो रात को पहुंचा, हमारे लोगों ने उसको टेस्ट किया इमीडिएटली, कि चाहे उसका कारण जितना भी जेन्युइन हो, लेकिन टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से उसके किसी भी कॉन्टैक्ट को कोरोना स्प्रेड नहीं हुआ। वो बाहर से एक ही पेशेंट पॉजिटिव आया और उसको कंटेन कर लिया गया है। इसी इफेक्टिव कंटेनमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। कश्मीर वैली के अंदर जितने भी रेड जोन्स हैं, तकरीबन 200 रेड जोन्स हैं, उसके अंदर मिनिमम रेड जोन्स कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हैं, भले ही केसेस की तादाद ज़्यादा है। ये सिर्फ और सिर्फ इसी बात की तरफ इशारा करती है कि कंटेनमेंट इफेक्टिव है। हमारे चाहे ट्रैवलर्स भी बाहर से क्यों ना आ रहे हो, तकरीबन 75 ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हैं और पॉजिटिव हैं, और हमारी तादाद भी ट्रैवलर्स की कुपवाड़ा की ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा लोग बाहर जाते हैं अलग अलग कारण की वजह से। तो उनको भी यही कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी की तरह हम डील कर रहे हैं, ताकि कम से कम एरियाज़ को, कम से कम क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर ही इस प्रॉब्लम को कंटेन किया जाए। आज सर सड़कों पे गाड़ियाँ भी नज़र आती हैं बहुत अच्छी तरह से, मतलब समूह आज गाड़ियाँ चल रही है, ऑलमोस्ट मैंने देखा है बाहर। लेकिन आपने उसमें कहा था कि इनके लिए आज जो गाइडलाइंस है वो अलग है, जो लॉकडाउन 3 के बाद जो हुआ गाइडलाइन वो अलग ही गाइडलाइंस है। तो आपको नहीं लग रहा है कि इसमें भी कहीं ना कई लोग आते हैं जिनको कोई एसेंशियल सर्विस नहीं होती है, जिनको कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट में आने की, उसके बाद भी वो आते हैं, उनके लिए आज क्या अपील रहेगी? अपील में हमेशा वही रहेगी कि घर पे बैठना ही सबसे बड़ी एहतियात है। चाहे लॉकडाउन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, किसी भी तरह का लॉकडाउन हो, किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस ना हो, हमें खुद के लिए, जैसे वज़ीर आज़म ने शुरू में कहा था जनता कर्फ्यू, जैसे उन्होंने एक कॉल दी थी कि लोगों को खुद ही इस बात की एहतियात रखने की ज़रूरत है कि घर के अंदर रहें
और कम से कम बाहर निकलें, जबकि बिल्कुल कुछ अशद ज़रूरियात ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। खास करके बुजुर्ग लोग, जो हमारे 60 से ऊपर के लोग हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो खास बीमारी के शिकार हैं, छोटे बच्चे हैं जो 10 साल की उम्र से कम हैं, उन सबको बिल्कुल घर के अंदर रहने की ज़रूरत है और सभी के कोऑपरेशन से ही हम इस चीज़ से जो है निजात पा सकेंगे। लेकिन जहाँ तक ये लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस की बात है, प्यूनिटिव एक्शंस भी हमारे लिए बहुत बार मजबूरी हमारी बन जाती है। तकरीबन 150 से ज़्यादा FIRs पिछले एक महीने में हमें लॉन्च करनी पड़ी हैं। कई तरह की बेशुमार गाड़ियों को हमें सीज़ करना पड़ा है, तकरीबन 52 दुकानों को हमें सील करना पड़ा है जिन्होंने भी लॉकडाउन गाइडलाइंस को या लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस को वायलेट किया है। पर मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि ये कोऑपरेटिव अप्रोच के ज़रिए ही, जिसके अंदर लोग, हमारे PRIs, हमारे मीडियाज़ के साथी, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव साथी, हमारे डॉक्टर्स, उन सब की कोऑपरेशन से ही हम इस जो मुहिम को कामयाब बना सकते हैं। लास्ट सवाल आपसे सर, हमने आपको कॉल की थी, हमने आपको मैसेज की थी रात में, आपको याद होगा 11 बजे एक लड़के की कॉल आई थी, वो कह रहा था मैं शायद पॉजिटिव टेस्ट हूँ। उसके बाद हमने जब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को मैसेज की तो वो कह रहे हैं कि इसको खुद बोलो कॉल करने के लिए 102 108 को। अगरचे BMO जचल डारा है, उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उसको पेशेंट की कॉल आती है मुझे वहाँ पर लेके जाइए क्योंकि मैं इफेक्टेड हूँ या मुझे लग रहा है मैं इफेक्टेड हूँ, तो उसको करना चाहिए, उसको वहाँ पे एम्बुलेंस भेजनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, BMO साहब ने भी डायरेक्ट इनकार कर दिया। ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह की अगर बात होती है तो मेरे ख्याल से आपके नोटिस में ये होनी चाहिए। तो उसके बाद हमने आपको मैसेज की, उसके बाद उस लड़के को लिया गया, उसको मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत थी वो दिया गया। लेकिन आपको लग रहा है कि इतनी लापरवाही होनी चाहिए BMO की? देखिए, क्या डिटेल्ड मसला है मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं प्रोटोकॉल्स की ज़रूर बात करूंगा कि हेल्थ के प्रोटोकॉल्स क्या हैं। कोविड पॉजिटिव केसेस बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत क्लियर कट प्रोटोकॉल है, उसको टैकल करने का भी एक तरीका है और उसके लिए हमें मालूम होता है कौन सस्पेक्ट केसेस है और उन्हीं को टेस्ट किया जाता है और कोविड के तहत उनको एडमिट किया जाता है या डिस्चार्ज किया जाता है। सेकेंडली, कोई ऐसे केसेस हैं सिम्टोमेटिक केसेस, जैसे कि किसी भी तरह का इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम हुआ, खांसी हुई, बुखार हुआ, जिससे आपको शक पड़ता है कि शायद मेरे वैसे सिम्टम्स हैं, उसके अंदर टेस्टिंग हम ज़रूर आज के टाइम पर करते हैं, बट उसके लिए एम्बुलेंस भेजने का वो वैसा सिस्टम नहीं है। आपको अपने नियरेस्ट हेल्थ सेंटर पर रिपोर्ट करना है, जिसके अंदर डॉक्टर टेस्ट आपको चेक करेगा कि 10 बजे हुआ था सर मामला। मेरे को अपनी बात पूरी करने दें। उसके अंदर प्रोटोकॉल ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स हैं, तो क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड डिस्ट्रिक्ट में डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो जब तक कि आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री ना हो या किसी के साथ कांटेक्ट ना हो, कोविड केस उसको डिक्लेयर नहीं किया जाता है। उसको एज अ नॉर्मल केस टेस्ट ही लिया जाता है, लेकिन कोविड टेस्टिंग की जाती है एहतियात के लिए, ताकि किसी तरह का स्प्रेड ना हो। इसके अलावा अगर कोई जनरल मेडिकल इमरजेंसी है, जिसके लिए 108 एम्बुलेंस सर्विस जो हमारे LG साहब ने, ऑनरेबल LG साहब ने लॉन्च की थी पिछले महीने, वो 108 एम्बुलेंस सर्विस अवेलेबल है, जिसके अंदर आप कंसर्न 108 पे डायल करते हैं और कंसर्न व्हीकल आपके घर पे आती है और आपको कंसर्न फैसिलिटी पर शिफ्ट करती है। जहाँ तक BMO का सवाल है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स के पास इस तरह की फैसिलिटी इस वक्त अवेलेबल हर वक्त नहीं रहती है जिसके अंदर वो अपनी व्हीकल स्पेयर कर सकें, इसीलिए 102 और 108 की एम्बुलेंस सर्विस को उनके पास सर एम्बुलेंस अवेलेबल थी, हालांकि इसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी थी, ये बाहर से ही आया था, उसके बाद क्वारंटाइन सेंटर में था। जैसे ही घर पहुंच गया तो 10 बजे के करीब उसको मतलब ब्रीथ नहीं ले पा, रेस्पिरेशन सिस्टम पूरा ऐसे लग रहा था बैठ गया था। तो उस वजह से उसने सबको कॉल की, उनकी मीडिया को भी कॉल की, हमने भी इनसे राब्ता किया। तो मेरे ख्याल से लग रहा था BMO साहब को उस वक्त व्हीकल भेजनी चाहिए, क्योंकि वो अवेलेबल थी वहाँ पर सर, वो हमने कन्फर्म किया अवेलेबल थी सर। को डेफिनेटली फिर मैं CMO साहिबा से कहूँगा कि एक बार इस चीज़ का जायज़ा लें, ताकि अगर किसी को इनकन्वीनियंस हुई है तो आगे से ये बात बिल्कुल दोहराई ना जाए। तो डेफिनेटली वी विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द इशू और जो भी उसके अंदर नेसेसरी कार्रवाई होगी हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ बात की। तो डिप्टी कमिश्नर कुपवारा के मुताबिक लॉकडाउन कोई जाति नहीं है, एहतियात खुद बरतना है, एहतियात ही इस बीमारी का इलाज है। तो लोगों के लिए डिप्टी कमिश्नर की यही अपील, आप घरों में रहिए, सेफ रहिए, जो भी होगा, जो भी ज़रूरत होगी वो हम पूरी करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है। कैमरामैन रूफ, वीडियो जर्नलिस्ट शबाहत के साथ मैं शराफत मंजूर।